महाराष्ट्र में विधानसभा के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। विधानसभा 2024 के इलेक्शन के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का नाम अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने एक नाम अनाउंस किया फारूक अहमद साहब का। नांदेड़ दक्षिण विधानसभा के वो उम्मीदवार है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम फारूक अहमद सर से कई सवालात करेंगे उनको जानने की, उनको समझने की, और फारूक अहमद ही आमदार क्यों, ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पूरे ऑडियंस को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आपने जो एक इनिशिएटिव लिया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, पहला सवाल है कि तालीमी सरगर्मियां आपकी, पर्सनली आपका जो एजुकेशन रहा वो कहाँ तक रहा और किस तरीके का रहा? देखिए, हमारे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, इसलिए 2-2, 3-3 साल के ट्रांसफ़र का सिलसिला रहा 8वीं तक। फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 जूनियर कॉलेज यशवंत कॉलेज रहा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तक यशवंत कॉलेज में रहे। लेकिन उस दौरान में लगा कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन या जो है ये अब वक्त की डिमांड नहीं है, कंप्यूटर एजुकेशन वक्त की ज़रूरत थी। तो फिर हमने उस्मानिया एफिलेटेड जैन कंप्यूटर्स बोल के जो हैदराबाद में है जी, वहाँ से पीजीडीसीए, डीसीए, हार्डवेयर के और लैंग्वेजेस के कोर्स किए। उस वक्त नांदेड़ में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन हम फ़ॉरेन जाने के लिए किए थे, अब्रॉड के लिए, और वीज़ा भी आया था। लेकिन खैर एक तजुर्बा हुआ और हमको किसी ने कहा कि बड़े कमज़र्व होते हैं जो पैसों के लिए अपने वतन को छोड़ते हैं। वतन से मोहब्बत थी तो चुभ गया, फिर ड्रॉप किए। यहाँ पर नांदेड़ में बहुत डिमांड थी एडवांस कोर्सेज़ की, क्योंकि एमसीए, बीसीए के, बीसीएस के नए-नए कॉलेजेस खुल रहे थे और उनको ट्यूशन की बहुत ज़रूरत थी। तो उस वक्त में हमने रियलटेक कंप्यूटर नाम से इंस्टीट्यूट खोलकर तकरीबन मुझे लगता है कि 14 साल मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग और सेल्स सर्विस का काम किया। और फिर सोशल अट्रैक्शन ये था कि समाज में गुजरात के दंगों को हमने देखा। 2004 में कारगिल के शहीदों की कफन पेटियों के अंदर का घोटाला देखा। फिर लगा कि सियासत का दर्जा दिन ब दिन गिर रहा है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने सियासत में आना चाहिए। तो 2004 में हमको तनकीद थी कि अच्छे लोगों ने आना चाहिए, तो आप क्यों नहीं आते? 2004 में हमने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ज्वाइन करके धीरे-धीरे सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटी में आ गए। सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आ गए, नरेंद्र दाभोलकर, उनसे आपने इंस्पिरेशन लिया। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है सर सोशल लाइफ में रहने वाले लोगों का, कि कभी कभी घर वाले ये बोला करते हैं कि ये सब छोड़ दो, काम धंधा देखो, लाइफ है, घर बच्चे है, ये सब संभालना है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर, क्योंकि हर एक के साथ होता है। देखिए, 2 बातें, पहली बात तो किसी की भी फैमिली में कभी पसंद नहीं करेंगे कि आप सोशियो पॉलिटिकल काम करें। हर फैमिली, हर माँ-बाप को बच्चा पैदा होने से पहले, वो लड़का-लड़की पैदा होने के बाद मालूम पड़ता। लेकिन पैदा होने के पहले लोग सोच लेते हैं बेटी हुई तो डॉक्टर बनाएँगे, बेटा हुआ तो इंजीनियर बनाएँगे। यानी उन्होंने आपके लिए जो करियर का माइंडसेट बनाया था, वो ऐसे प्रोफ़ेशन, नोबल प्रोफ़ेशन को सोचा है जिसके अंदर व्हाइट कॉलर जॉब रहे और 10 से 6 ड्यूटी रहे और सुखी परिवार रहे। और हर माँ-बाप को लगता है अपने बच्चों में ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन समाज को अच्छा रखने के लिए हर फैमिली में से कुछ रिप्रेजेंटेशन सोशो पॉलिटिकल होना ज़रूरी है। दूसरा पार्ट है, अगर आप अच्छे मकसद से सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनते हैं और आपकी फैमिली उसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती है, अल्टरनेट्स ढूँढते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो फैमिली को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है। हमको इब्तिदा में बहुत दिक्कतें थी, लेकिन जब हमने बताया कि हम बिना करप्शन के, बिना बिके, बिना झुके, बिना गलत काम किए भी पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर घरवालों को एतराज़ नहीं रहा और उन्होंने कहा कि जायज़ तरीके से कर रहे हो, तो करो। और हमारा मकसद भी घरवालों को फिर समझ में आया कि क्यों ज़रूरत है पॉलिटिक्स की। इतना टाइम पॉलिटिक्स में जाता है, सुबह से शाम तक पूरे लोगों से मुलाकातें हैं। कभी कभी फैमिली की भी, खानदान की भी शिकायत होती है कि आप खानदान के मामलात में या फिर खानदान के प्रोग्रामों में फैमिली के लोगों को टाइम नहीं दे पाते। तो ये किस तरीके से आपने टैकल की? एक तो फैमिली में हमारे छोटे भाई साहब डॉक्टर है, भाभी है, जॉइंट फैमिली है, तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर ज़्यादा कंधे में डाल के पूरी फैमिली ने तय किया कि भई हम आपको जितना सोशो पॉलिटिकल काम करना है करो,
हम कोशिश करेंगे और एक हिसाब से वफ़ कर दिया समाज के लिए। और दूसरी बात ये होती है कि आप जब घर के बाहर निकल के काम करते हो, तो सोसाइटी आपकी एक फैमिली बनती है। वो भी तो मसले हैं, किसी को उसके भी हल करना है। मेरे बच्चे की तालीम में 19-20 कमी-पेशी होती होगी, लेकिन दर्जनों बच्चों की तालीम के लिए हम मौका फराहम करा रहे हैं, तो वो भी तो अपनी ज़िम्मेदारी है। सोसाइटी भी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। कलेक्टिव डिसीजन है फैमिली का, इसका मतलब। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तैयारी कहाँ तक पहुंची इलेक्शन की? 2024 का इलेक्शन है, 2019 में इलेक्शन लड़े थे, बहुत अच्छी तरीके से कम दिनों के अंदर आपने इलेक्शन का सामने गए इलेक्शन को, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तो अब इस बार क्या तैयारी है? हमने कभी इलेक्शन लड़ने का तो सोचा नहीं था, लेकिन हम सोशो पॉलिटिकल फील्ड ज्वाइन किए थे 4 में, और फिर इलेक्शन का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि रास्तों के एहतिजाज करने से आप इंसाफ नहीं दिला सकते, इंसाफ मांग सकते हैं। इंसाफ दिलाने के लिए आपको ऐवान में, असेंबली में, पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। तो फिर उस गर्ज से हमने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और हमको अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ऑप्शन मिला, जहाँ पर एक नहीं तो अलग-अलग कम्युनिटी का वोट बेस बन सके। और वंचित बहुजन आघाड़ी में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में एक चीज़ हमने देखी कि वंचित और बहुजन तबके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी लीडरशिप पे एतमाद करके उनके कहने पर वोट टर्न करते हैं। आज मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में किसी पार्टी में वो लीडरशिप नहीं है, ख़ासतौर से सेक्युलर। बीजेपी में कैडर है उनका, आरएसएस का, वो आँखें बंद करके सिंबल देखता है, नाम नहीं देखता। वो तो किसको भी दे दो, आप बेजान पुतले को भी दे देंगे तो वोट डालते हैं, उनके वोट उतने मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। लेकिन जो सेक्युलर या दिगर मूवमेंट वाले आइडियोलॉजिकल पार्टीज है, उसमें किसी लीडर में वोट टर्न करने की कैपेसिटी नहीं है। वो अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब में वो टिकट देते हैं उन जातियों को, उन मजहब के लोगों को जिनको इस्टेब्लिश्ड पार्टी इनकार करती है। पहली खूबी यह है कि वो सभी महरूम तबकों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। दूसरी खूबी है कि वोट टर्न करते हैं। अब दिगर कम्युनिटी को चाहिए कि हमको एक दूसरे को वोट करना पड़ेगा। अब वो हमको पिछली बार जब मिला तो नांदेड़ के 40-50 सालों में किसी मुस्लिम को सरमायादार सियासत में टिकट भी नहीं दिया था। फिर भी कोई मुस्लिम कॉन्टेस्ट करते थे और सिर्फ मुस्लिम कंसोलिडेट होकर उसको वोट करते थे, लेकिन दिगर तबके करते नहीं थे। हमको 2019 में यही लगा कि भाई एक कार्यकर्ता बोल के तो हम थे ही, दानिश्वर लोगों में तो रिच था। हमको लगा कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट, वो भी दिगर तबके के वोट लेने की कैपेसिटी के साथ हम थे, तो हमको लगा था कि भाई ये सब समाज, वंचित समाज एक होकर एक इत्तेफाक होगा। लेकिन हमको वक्त कम पड़ा, हम लोगों तक पहुंचने में कम पड़े थे और फिर उसमें हमको हार मिली। 26,713 यानी तकरीबन 27,000 वोट मिले, लेकिन हार मिली। हमको ये लगा कि नहीं, हमको मुसलसल कोशिश करना है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई अल्लाह की मसलियत होती है। और मैं आज मानता हूँ कि उस वक्त में अगर मैं चुनकर भी आ जाता एमएलए बनकर, तो मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मेरे पूरे इलाकों में, रूरल में, ग्रामीण में, शहर में, बस्तियों में मेरा रीच नहीं था। मैं एमएलए बनने के बाद भी अननोन होता ज्योग्राफिकली कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन इन 5 सालों में मैंने मेरे पूरा मतदार संघ देखा है, पूरे मतदार संघ के पैकेट देखे हैं, सभी मजहब जाति के लोगों की बस्तियाँ देखी है, उनकी ज़िंदगी को करीब से देखा है, उसमें शामिल हुआ हूँ, उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना ग्रिप बन गई है कि मुझे पता है कि कौन से इलाके में कौन से मामलात हैं, कौन से इश्यूज़ हैं। और चुन के आने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ चुनकर आने का जब नतीजा डिक्लेयर हो जाएगा, आधे से ज़्यादा मसले हल होंगे, क्योंकि वो उन बस्तियों के दबे कुचले पिछड़े माइनॉरिटी के बस्तियों के, मुसलमानों के बस्तियों के, दलितों के बस्तियों के, बौद्धों के बस्तियों के मसलों को इसलिए पेंडिंग रखा गया कि वहाँ कोई करारी लीडरशिप नहीं थी जो सामने आके बात करे। जब ये एमएलए की सीट डिक्लेयर हो जाएगी, 50% प्रशासन को पता चल जाएगा, अब ये प्रायोरिटी पे लेके पहले ये करो, नहीं तो इनके लिए उठने वाली एक आवाज़ आ गई। आपने कहा दलित लोगों के साथ मुसलमानों का एक साथ आना और वोट का एक साथ पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि 2019 में फारूक अहमद साहब को मुसलमानों ने वोट दिया और दलित समाज ने वोट नहीं दिया। ये बहुत बड़ा परसेप्शन है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? फॉर्म 20 झूठ नहीं बोलता। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो माहौल देखा है, उन मुस्लिम बस्तियों का माहौल देखा है जहाँ पे मुझे अच्छे खासे वोट मिले। उस बस्ती में तो मेरे को नंबर 1 के वोट मिले। कई जगह पे जैसे हते का जो ये 5 मोहल्लों का एरिया है, इलाका है, ये ख़दीम शहर का सियासत का सेंटर था और यहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वोट मिले हैं। गाड़ीपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोट मिले हैं, खड़गपुरा में अच्छे वोट मिले।
ये मुस्लिम बस्तियों से अच्छा वोट मिला, जिसकी टोटल जो है वो 12,000 से कुछ ज़्यादा है। लेकिन सिद्धार्थनगर में जाके देखो, भीमघाट में जाके देखो, बड़ीरामपुर में जाकर देखो, वाजेगांव के अंदर के उन वार्डों में देखो जहाँ पे हमारे बौद्ध भाई है, मातंग भाई है, दलित भाई रहते हैं, वहां पर मुझे अक्सरियत में वोट मिला है। तो वो उन्होंने नहीं देखा। जिनको पता है, जिनको सिद्धार्थनगर का अंदर का क्रेज पता है, भीमघाट का क्रेज पता है, भीमवाड़ी का क्रेज पता है, वाजेगांव का क्रेज पता है, बड़ीरामपुर का क्रेज, धनेगांव का क्रेज पता है, वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह हमारे बौद्ध भाइयों ने, दलित भाइयों ने, मातंग भाइयों ने कतार लगा कर लाइन दिया बाड़ा साहब को देखकर। तो ये वोट जो है 14,000 से ज्यादा वोट मुझे जो है वंचित तबकात के, बहुजन तबकात के मिले हैं, और 12,000 से कुछ ज्यादा मुझे मुस्लिम के। लेकिन मेरा क्या कहना है, सभी धर्म जाति के वोट क्यों नहीं ले सकते आप? क्योंकि हम तो 20 साल में काम करते वक्त कोई भी मजलूम का अगर फोन आता है तो हमने कभी उसकी जाति नहीं पूछी, उसका मजहब नहीं पूछा, हमने ये सोचा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सभी धर्म जाति के लोगों की तारीफ का हम हक रखते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हर समाज ने, हर तबके ने वोट देना चाहिए। एक कार्यकर्ता को आमदार बनाना चाहिए, किसी मंत्री के बेटे को आमदार बनाना कोई खास बात नहीं, वो आम बात होगी, लेकिन एक कार्यकर्ता को बनाओ जो सभी मजलूमों के साथ में खड़ा रह सके। आपके सामने जो आमदार है, वो आमदार के घर में ही दो पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस से आमदार और दूसरा है बीजेपी से जिला अध्यक्ष। दोनों भी हम बड़े भाई है। इसको किस तरीके से देखते हैं? यही बात समझना चाहिए कि ये जो एक क्लास है, रूलिंग क्लास, ये रूलिंग क्लास जनरली मराठा में से अमीर मराठाओं में है, और वो लोगों के पास में एक फैमिली में एक से ज़्यादा पार्टियां होती है, लेकिन जब उनको अपना रिप्रेजेंटेशन चुनना होता है वो मुत्तहिद होते हैं, खामोशी में और एक होते हैं। कांग्रेस से टिकट मिल गया तो बीजेपी के कहीं पर कैंपेनिंग में संतोष खम्बड़े नहीं रहेंगे, वो पूरी अपनी ताकत खड़ी कर देंगे अपने भाई के साथ। भाई को जिताना, वो पार्टी को नहीं, वो अपने भाई को ये देते हैं। मुझे लगता है कि मजलूम तबकों को भी अब इससे सीखना पड़ेगा। देखो, आप कुछ भी हो गया तो वो कंसोलिडेट होते हैं। आप चाहे 2019 का नांदेड़ दक्षिण की मिसाल लो या मौजूदा औरंगाबाद की मिसाल लो, जब वक्त आता है तो वो खामोशी में मुत्तहिद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि यही लोग जो वक्त पे मुत्तहिद हो जाते हैं, डिप्लोमेटिकली मुत्तहिद हो जाते हैं, यही लोग रूल करते हैं। क्या लगता है, हाउ इज द जोश सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए, ऐसे ज़रिए बनाए, आज हम जिन लोगों को शायद कभी मिले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको हमारे साथ खड़ा कर दिया। अल्लाह ने उनकी दुआओं में हमको शामिल कर दिया। अल्लाह ने उनके साथ और सपोर्ट से हमको एक हौसला देने का काम किया। आज जो भी बस्ती से गुजरते हैं, जो भी मोहल्ले में जा रहे हैं, जो भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, नौजवानों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर, नौजवानों में जोश है। वो चाहते हैं कि एक तस्वीर खींची जाए। बुज़ुर्गों में तड़प है, वो दुआ देते हैं कामयाबी की, हाथ फेरते हैं सर से, बोलते हैं कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। यही हौसला अफजाई है हमारे लिए। 2019 के इलेक्शन का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आप तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कुछ थे। क्या लगा कि यहाँ से वापस जाना चाहिए अब? नहीं, देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने समाजी ज़िंदगी के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया है। इलेक्शन लड़ूँ न लड़ूँ, हारूँ जीतूँ, लेकिन समाजी और सियासी काम नहीं छोड़ूँगा। अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब की क़यादत में जब तक मुझे आन बान शान के साथ में काम करने का मौका मिलता है, कोई सवाल नहीं है कि हम उनको छोड़ें। और वो मुझे इतना, उनकी पूरी फैमिली, पूरी पार्टी हमारी एक फैमिली है, एक परिवार है, और इतना पार्टी के ज़िम्मेदारान, दीगर लीडरान भी अपना ये से हैं कि यही फैमिली के साथ रहकर मज़लूमों के लिए लड़ेंगे। सवाल ये नहीं है, हाँ, अपनी कैपेसिटी को लेकर है। 2019 में भी हमने अपने जायज़ तरीके की आमदनी से ही इलेक्शन लड़ा था, और 2024 में भी इंशाल्लाह हम अपने पूरे जायज़ आमदनी से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद इलेक्शन लड़ने की क़ुव्वत नहीं है। खुदा न खास्ता, हज़ार बार खुदा न खास्ता अगर अभी हार जाते हैं तो मैं सियासत नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ने के इसमें नहीं रहूँगा। मेरे भी बच्चे बड़े हो गए, मुझे भी अपनी फैमिली की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं इलेक्शन पे खर्च करने की मेरी कैपेसिटी नहीं रहेगी। लेकिन एक अच्छे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहने का काम, चाहे ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, जिला परिषद हो, एक तब्दीली की सियासत के साथ मैं हमेशा रहूँगा। एक आम जनरल डिस्कशन है सर नांदेड़ के अवाम में कि नांदेड़ के अंदर अगर कोई भी सोशल इशू आता है, कोई भी सोशल अगर प्रोग्राम आता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके अंदर फारूक अहमद सर की टीम, मैं फारूक अहमद सर नहीं बोल रहा, फारूक अहमद सर की टीम इन्वॉल्व रहती है, और कई दफ़ा वो प्रोग्राम के अंदर ऐसी पोजीशन में रहती है कि वो प्रोग्राम कैप्चर कर सके। इसकी वजह क्या है? कैप्चर कर सके लेकिन करते नहीं हैं।
हमने अक्सर प्रायोरिटी उन कामों को दिए, उन इश्यूज़ को दिए जिसको कोई और आगे बढ़ के नहीं कर रहा है। अगर हमको लगा कि भाई एक इश्यू हो गया और फलाने साहब वहाँ पहुँच गए, हम कभी भी वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि हमको ये लगता है कि समाज के काम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे काम हमने करने चाहिए। जिसको कन्वीनिएंट है, जिसको वो काम में महारत है, उन्होंने फ़ौरन पहुँचना। पहली बात तो जो रूल में आए हैं, जो चुनकर आए हैं, जो जीते हुए हैं, उन लोगों की पहली ज़िम्मेदारी। अगर वो पहुँच रहे हैं, तो हम मुतमईन होते हैं कि चलो उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो पहुँच गए, कर रहे हैं। हमने कभी कॉम्पिटिशन नहीं किया, हमने कभी स्पर्धा नहीं की। जिन इश्यू पे कोई नहीं लड़ रहा है, जिन इश्यू पे कोई आगे नहीं आ रहा है, तो हमको लगता है कि उन इश्यू पे एक तो कोई हमको बुलाएगा, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर हमको लगेगा कि कोई बेहतर तरीके से कर रहे हैं, हम पीछे हटेंगे। लेकिन हमको लगेगा कि ये इश्यू है, ये लोगों के मसले हैं, लेकिन कोई इसमें हाथ नहीं डाल रहा है, तो हम उठाएँगे। मैं टेररिज़्म का मसला रहे, उसमें हमने हाथ डाला था। कोविड का मसला है, मार्केट खुलाने का मसला है, लोगों को मदद पहुँचाने का मसला है, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे थे तो प्रशासन से 2 हाथ करने का मसला है। जब औरंगज़ेब के, टिप्पू सुल्तान के स्टेटस को लेकर टारगेट कर रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो हमने अपने पार्टी में अपने कायद के सामने बातें रखी। हमारे कायद ने उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला और खुद औरंगज़ेब के मज़ार पे पहुँच गए ज़ियारत के लिए और कहा महाराष्ट्र सरकार को कि आप अगर उनकी फ़ोटो रखने से ही डालते तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, फ़ोटो उतार रहा हूँ, डाल रहा हूँ। क्या कार्रवाई कर सकते करो। पूरे दंगे बंद हो गए, पूरे केस होना बंद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती के मामले बढ़ रहे थे, तो 5 जुलाई 2021 को मेरे कायद ने पैगंबर बिल का ड्राफ्ट बनाया। उन्होंने ये कहा कि इस मसले के ऊपर सिर्फ एहतजाज करने से हल नहीं निकलेगा, एक एट्रोसिटी से कड़क कानून बनना चाहिए, 7 साल से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान रहने वाला कानून बनेगा, तो महीनों तक बेल नहीं मिलेगी। जब कोई गुस्ताख महीनों तक जेल में सड़ेगा, तो उसको देखकर दूसरे लोग हिम्मत नहीं करेंगे बेहुरमती की। लेकिन आज क्या है, उसमें अरेस्ट नाम का कोई प्रोविज़न नहीं है। बस केस होता है, एफआईआर होती है, पकड़ के लाते हैं, पिछले दरवाज़े छोड़ देते हैं, तो इनकी हिम्मत बढ़ रही है। तो ये कड़क कानून करने का आइडिया भी अगर किसी में आया है, तो अल्लाह ने उसका ज़रिया प्रकाश अम्बेडकर साहब को बनाया। उस एहतजाज में प्रकाश अम्बेडकर साहब उस मोर्चे के दिन, उनको हार्ट अटैक आया 1 दिन पहले, वो शामिल नहीं थे। तो प्रदेश अध्यक्ष रेखाती ठाकुर उस मशवरा कर रहे थे कि एहतजाज को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब ने रेखाती ठाकुर को कहा कि रेखाती कोई और इश्यू पे आंदोलन होता तो आगे बढ़ाते। पैगंबर बिल का आंदोलन है और इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए। मैं अस्पताल आईसीयू में भी हूँ, तो आप आगे बढ़ो और करो। रेखाती ठाकुर की क़यादत में हमने एहतजाज किया, जेल भरी, येलो गेट पुलिस स्टेशन में हमको बंद कर दिया गया। हमने उस पुलिस स्टेशन को आज़ाद मैदान बना दिया। हमने उस पुलिस स्टेशन को जंतर-मंतर बना दिया और उस पुलिस स्टेशन में हमने एहतजाज खड़ा कर दिया। सर, ये क्रांतिकारी मिजाज कहाँ से है? बहुत ही क्रांतिकारी है। हमेशा आंदोलन, हमेशा किसी चीज को लेके संविधान के मार्ग से उस इशू को उठाना, हमेशा, हर वक्त। क्या वजह है? तरबियत का मामला हो सकता है। हमको हमेशा झूठ और नाइंसाफ़ी से गुस्सा आता है। हम बागी हैं, हमको नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती है। 2010 में नांदेड़ के साहब मुख्यमंत्री थे और उनकी बीवी की गाड़ी शिवाजीनगर ब्रिज से घर पे जाने तक अटक गई थी। उन्होंने आरटीओ को, एसपी को, कमिश्नर को बुला के कहा कि कार्रवाई करो। कुछ दिनों के बाद कार्रवाई चालू हुई। 400 पुलिस वाले 2 तरफ जाते थे डंडे मारते हुए। तब हम दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ थे। बर्दाश्त नहीं हुआ। हम पत्रकारों के सेक्शन में से उठ के गाड़ी वालों में बैठ गए और वहाँ खड़े होकर प्रशासन को सवाल पूछा, उनको जोड़कर एहतजाज किया। 60 दिन की कार्रवाई को 13 दिन में बंद कराया, क्योंकि हमको नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती है। बागी खून है, बगावत पे उतर आते हैं और रास्ते पे उतर जाते हैं। पत्रकारिता अच्छी थी या सियासत? दोनों भी बदलाव के लिए और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अब कलम के ऊपर पाबंदियाँ आ गई हैं, क्योंकि आप पत्रकार बन सकते हो, अखबार के मालिक नहीं। सर, कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अखबार के चैनल के मालिक नहीं बनते हो। इसके जो मालिक है ना, वो सरमायादारों के साथ है। इसीलिए आपको, हाँ, यूट्यूब पोर्टल के अंदर इंडिपेंडेंट पत्रकारिता आई है, वो लोग हिम्मत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा बदलाव लाना है तो हम कहते हैं अक्सर कि कलम को कुछ देर के लिए बाजू रखो और इनकलाब की टॉर्च उठाओ, मशाल उठाओ। सर, एक सवाल और एक बहुत चर्चे में आता है, ख़ास तौर से मुसलमानों के सर्कल में। फारूक अहमद को कॉमरेड का टैग लगा हुआ है। वो कम्युनिस्ट विचारधारा से अपनी सियासत करते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका। नहीं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मेरे ख़ानदान में कोई भी
ना तो कम्युनिस्ट पार्टी में रहा है, ना कोई सामाजिक कामों में रहा है, ये सब सरकारी नौकरी में रहे हैं। जब हमने देखा कि कांग्रेस का अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, तो हमको वही कैडर साथ दे सकता है जो आइडियोलॉजिकली बाउंडेड हो। और उस वक्त में जब हम आए, सच्चर की रिपोर्ट के एहतजाज में एक ही शख्स थे जो सच्चर की बेदारी पे काम कर रहे थे, वो कॉमरेड पानसरे। हमने उनके प्रोग्राम रखा, उनके पार्टी के लोगों को साथ लेकर। उस प्रोग्राम में पहली बार पानसरे से जब मेरी मुलाकात हुई, शाम में प्रोग्राम था, दोपहर में लंच में उन्होंने कुछ सवाल पूछे, हमने जवाब दिए। उन्होंने मेरे गायबाने में जाके मुझे उस सेक्रेटरीट मेंबर बना दिया और मुझे कहा कि फारूक, तुझे मुझे पार्टी में लाने का एक ही मकसद है, जो सच्चर की बेदारी के लिए काम तू मुझे बुला के कर रहा है, मैं तुझे इतना ताकत दूंगा कि महाराष्ट्र में तेरे 100 प्रोग्राम लगाऊंगा। और मैं उनके फ्लो में गया। वो एक मेहनत कशों की एक ऐसी जमात है जिसके सेक्युलरिज्म की कसम आरएसएस भी खाएगी और जमाती भी खाएगी, क्योंकि वो सेक्युलर जमातें हैं। और मुझे लगा कि मुसलमानों के और पिछड़ों के वोटों में आइडियोलॉजिकली कौन वोट टर्न कर सकता है, तो मेहनत कश लोग कर सकते हैं। तो वो भी एक कैडर वोट है, और वो कैडर वोट में इजाफा करे तक आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी। आपको यही कोई फार्मूला लेना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, वहाँ पर 34 साल कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल किया, मुसलमानों ने उनको वोट दिया। 34 सालों में पश्चिम बंगाल में भले डेवलपमेंट की तुलना में कमी होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होने दिए। 6 दिसंबर को पूरा मुल्क में कर्फ्यू था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू नहीं था। तो ये सेक्युलर सिस्टम की एक गर्ज थी, उसको अल्टरनेट नहीं था। लेकिन जब अल्टरनेट आया आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी पार्टी के साथ गए। उन्होंने चुनाव लड़ना बंद किया। फिर उन्होंने चुनाव लड़ना बंद किया तो हमने स्वराज्य सेना नाम से सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना के काम किया। जब वंचित बहुजन आघाड़ी कायम की गई, हम उससे जुड़ गए। हम कहीं भी गए, लेकिन हम कांग्रेस में नहीं गए, क्योंकि हमको पता था माइनॉरिटीज़ का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइक्रो ओबीसी का जो बदहाली है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस की बुज़दिली है, कांग्रेस ने नुमाइंदगी छोड़ दी इनकी, और इनको ना नुमाइंदगी देती है ना इनकी नुमाइंदगी करती है। इस वजह से हमको मालूम था कि कांग्रेस को अल्टरनेट होना चाहिए, और आज भी हम कांग्रेस के अल्टरनेट के ऊपर, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर कायम है। हमको लगता है कि यही हल है कि इस टूटे-फूटे मकान में छत गिर रही है, प्लास्टर गिर रहा है, आप कभी भी ज़ख्मी हो सकते हैं। उससे बेहतर है कि एक अल्टरनेट, एक नया घर बनाओ, जो चाहे मल्टी फ्लोर का, मल्टी स्टोरी ना हो, लेकिन अच्छा हो, सीधा-साधा हो, इज़्ज़त की छत देने वाला हो और आपकी हिफाज़त करने वाला हो। वो अल्टरनेट पॉलिटिक्स की तलाश में हम यहाँ तक आए। इसलिए अब लोगों को, ठीक है, हम इब्तिदाई तौर पे वहाँ पे काम करते हुए जाने गए, तो लोग कहते हैं तो उसमें बुरा कुछ नहीं लगता। लेकिन जो लोग इसको गलत तरीके से पेश करते हैं, जो लोग उसको ईमान से तोल के पेश करते हैं, उनके लिए एक ही जवाब है कि अल्लाह ने नबियों को भी इख्तियार नहीं दिया किसी के मुसलमान होने ना होने के सर्टिफिकेट देने का। मेरा ईमान मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, और उसको आप अगर इस तरीके से करते हैं तो ये नबियों को भी इख्तियार नहीं था। और आप नबियों से आगे बढ़ के अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो तो अल्लाह आपसे आपका हिसाब लेगा। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता, मैंने कभी तनकीद नहीं की। मेरा और एक सवाल है सर कि महाराष्ट्र में कुछ सियासी जमातें ऐसी है सेक्युलर, जो ऐसे मुस्लिम चेहरों को, जिनको मराठी आती है, जिनको सियासत समझती है, जिनको उसूल समझते हैं, वो डायरेक्ट उठा के पीछे के दरवाजे से आमदार बनाते हैं। तो ऐसा कभी कोई ऑफर आपको पेश हुआ था क्या? देखो, मुझे दोनों भी टाइप के ऑफर आए। 2014 में लोकसभा में मैं नॉमिनेट हो गया था, पूरे इंटरव्यू में मैं सबसे प्रायोरिटी 1 पे था, फिर भी मेरा टिकट कटा। तब महाराष्ट्र की लीडरशिप ने मुझे कहा था कि फारूक 6 महीने मेहनत करो, हम आपको विधानसभा दे रहे हैं। लोकसभा के बाद हम तैयारी में रहे विधानसभा के, पार्टी ने फैसला किया महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। तो उस वक्त में बीजेपी को आखिरी वक्त में सुभाष वानखेड़े ने हाथ उठा लिए, शिवसेना बीजेपी की युति टूट गई। हाथ उठाने के बाद में उनको एक सेक्युलर, उनको कैंडिडेट चाहिए था, और तब उनकी तरफ से कांग्रेस में से गए हुए अजय बिसेन साहब वगैरह, धनगांवकर साहब जो कांग्रेस के गए, वो लोगों ने वहाँ प्रपोज किया कि भाई फारूक को दे देंगे बोले। फिर उन लोगों ने एक दिन का सर्वे किया तो उनको ये पता चला कि फारूक को दे देंगे तो 10,000 वोट बढ़ जाएंगे। वो मेरे पास है, मैंने कहा भाई जिनके खिलाफ लड़ने के लिए मैं आया हूँ, उनका अगर मैं टिकट ले लूँ, बोले आपको मिनिस्ट्री मिलेगी। मैंने आपकी मिनिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए। तब तो सत्ता में भी आने वाली थी पार्टी, हाँ, वो ऐसा तो दिख रहा था। लेकिन आप बताइए कि अगर एक भी पार्टी का मेरे पास में मिनिस्ट्री का ओहदा है, लेकिन कहीं तो भी किसी पसमानदा पे जुल्म हो रहा है, कहीं पे किसी मेरे कौम पे जुल्म हो रहा है, और मैं खाली तमाशा ही बनूँ, तो वह ओहदा मेरे लिए बेड़ी से बढ़कर है। इसलिए मैंने उसको नकारा। और इलेक्शन हारने के बाद भी मुझे एनसीपी का ऑफर आया था,
और मुझे कहा गया था कि आप अमोल मिटकरी के साथ एक माइक्रो ओबीसी और एक माइनॉरिटी का हमको रिप्रेजेंटेशन देना है। तब मैंने यही कहा था कि कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं दे सकती थी। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने टिकट भी दिया और मुझे वोट भी दिया। चुनकर आता तो आमदार बनता, हार भी गया तो मैं एक लीडर बन गया था। मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब के पीठ में खंजर नहीं मारूंगा, मैंने मना कर दिया उसको। बहुत बेहतर है सर, बहुत बेहतर है। जज़ाक। सर एक रैपिड फायर है हालात को लेके और आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा लोगों के सामने झलकाने के लिए। पसंदीदा किताब कौन सी है सर? पसंदीदा किताब अगर अक़ीदे के तौर पे देखें तो कुरान शरीफ, और मुल्क के नज़रिए से देखें तो संविधान। किस सियासतदान से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए? मैं तो वैसे सियासत को अगर सीखना है भारत के अंदर ख़ास तौर से, तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान के उस किरदार को देखिए, जब वो एक अलग-अलग मज़हब के थे, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत कायम की तो उसको इंसाफ की जोड़ दी, अदल और इंसाफ की जोड़ दी। ये 2 सियासतदान को देखिए, ये हिंदू थे लेकिन इन्होंने कभी मुसलमानों से नफ़रत नहीं की, जबकि लड़ाई पूरी उनकी हिंदू बादशाहों से थी। ये टीपू सुल्तान मुसलमान थे, इनकी मराठाओं से, पेशवों से लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने कभी रियाया के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं की। मुझे लगता है ये 2 आइडियल हैं। पसंदीदा नारा सर? पसंदीदा नारा इनकलाब जिंदाबाद। उम्मीद मुझे यही थी सर। और इनकलाब का ये निशानी आज मुझे लगता है कि जय भीम और जय मीम, ये 2 समाज के लिए इनकलाबी नारा है। जय भीम कोई मज़हब का नारा नहीं है, बौद्ध धम्म के अंदर ये मज़हब का नारा नहीं है, लेकिन ये इनकलाब का। और बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने जैसे कहा छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले, इनकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने का एक टोकन है, एक नाम, एक सिंबल है। इसलिए आज ये जो जय भीम है, ये वाक़ईतन एक इनकलाबी तहरीक है, और ये इनकलाबी तहरीक को मुस्लिमीन की जो तहरीक है वो जय मीम है। तो जय भीम, जय मीम एक साथ आते हैं तो ये जय हिंद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे बड़ा अभी के दौर में सियासी चैलेंज? कम्युनल पॉलिटिक्स, क्योंकि सेक्युलर जमाती भी उसकी शिकार हो गई। अशोक चव्हाण? नकाब ओढ़ा हुआ संगी। दिलीप अब नकाब भी फट गया उनका। दिलीप कनकुर्ते? गलत ट्रैक पे, यानी ब्रॉड गेज के ऊपर मीटर गेज की रेल दौड़ाने की नाकाम कोशिश। मोहन अन्ना हम्बर्डे? घराने शाही का एक सबूत, एक पर्टिकुलर कास्ट बेनिफिट के कारण जिनकी लॉटरी लग गई। अमित शाह? तड़ी पार। देवेंद्र फडणवीस? घर फोड़िया, पक्ष फोड़िया, समाज फोड़िया, महाराष्ट्र फोड़िया। एकनाथ शिंदे? मौका परस्त। ये इंटरव्यू कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया। ये कैमरा में देख के आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि लोगों को ये पूरा चैनल और सब चीज़ें सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, एक इंडिविजुअल एंटिटी, एक इंडिविजुअल शख्सियत है जो अपने नाम से अपना चैनल चलाते हैं। एक दौर है कि जहाँ पे नाम छुपाते हैं कुछ लोग, वहाँ पर दानिश अपने नाम के साथ दानिश स्पीक्स के नाम से ये चैनल चलाते हैं। वो चाहे मेरे तायीद में बोले कि मेरे खिलाफ बोले, मैंने उनको सब्सक्राइब सबसे पहले किया था और मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ। आपसे भी अपील करता हूँ कि हर आज़ाद आवाज़ को, हर मुक्त आवाज़ को, हर अभिव्यक्ति को हमने पसंद करना चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। आपसे भी गुजारिश है कि आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि 2024 का इलेक्शन और नवंबर 23 की तारीख नांदेड़ दक्षिण के लिए एक नया चेहरा, एक नई सियासत का उदय हो, यहाँ से एक नया सूरज निकले। और बेटर सर कि अच्छी तरीके से लड़िए और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए सर। इंशाल्लाह हमको पूरी अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि जब भी अल्लाह को कोई बड़ा बदलाव लाना है तो वो असबाब खड़ा करने के ज़रिए बनाने की जिम्मेदारी अल्लाह की है। नेक नीयती और इखलास के साथ में हम इलेक्शन को लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।